नमस्कार। सीईसी के लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश व्यास, इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन ऑन ह्यूमन राइट्स और भूतपूर्व जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आज हम आपसे चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। 10 दिसंबर 1948 का जो दिन है वो मानव अधिकारों के इतिहास में विशेष दिवस है। आप सभी जानते हैं इस चीज को कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस भी द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जो जाने गई वो महिलाओं और बच्चों की थी। समस्त विश्व बिरादरी ये चिंतित थी कि यदि यही हाल चलता रहा तो मानव जाति का अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण विश्व बिरादरी ने बैठकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, तो ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है मानव अधिकारों का, ये मानव अधिकारों की आज के युग में गीता के रूप में इसको माना जाता है। और 10 दिसंबर 1948 को जब विश्व बिरादरी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो इस दिवस को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से उसके बाद में भिन्न भिन्न जो दस्तावेज हैं मानव अधिकारों के ऊपर वो अस्तित्व में आए, चाहे वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो, उसके प्रोटोकॉल हों, या इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हों, और दुनिया भर के उसके बाद में यूएन के जो हैं वो कोवेनेंट्स अस्तित्व के अंदर आए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का यूडीएचआर जो है, ये भारत के संविधान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया तब हमारा संविधान लिखा जा रहा था। तो अधिकारों की जब हम बात करते हैं हमारे संविधान में, तो संविधान के निर्माताओं ने इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से महत्वपूर्ण जो इसके अंग हैं उनको वहां पे लेकर के और भारत के संविधान का इन्होंने हिस्सा बनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब बन रहा था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व हंसाबेन मेहता ने किया। भारत के लिए यह गौरवशाली इसलिए भी है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था मानव अधिकारों के इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, उसमें लिखा हुआ था कि ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। हंसाबेन मेहता ने विश्व बिरादरी के सामने पुरजोर शब्दों में इस चीज को उठाया और कहा कि फिर महिलाएं और बच्चे कहां जाएंगे। तो उनके इस सुझाव के कारण जो अंतिम मसौदा जो तैयार हुआ उसमें लिखा हुआ है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। तो आप इसी से देख सकते हैं कि भारत का योगदान इस मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितना महत्वपूर्ण और कितना उल्लेखनीय है। और इसका जो पहला आर्टिकल है उसकी जो आत्मा है वो देन जो है हंसाबेन मेहता के कारण रही, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मानव अधिकारों की महत्ता अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के ऊपर भिन्न भिन्न तरह के इसमें अपने अपने
इंटरप्रिटेशन हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन हम यदि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुसार यदि हम देखें तो जो मानव अधिकार हैं उनको दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसका नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। दूसरा जो कैटेगरी आती है, दूसरी श्रेणी आती है सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घोषणा पत्र का बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान के निर्माण में भी हुआ, तो आप देखते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो हैं हमारे संविधान के तीसरे भाग में, जो हमारे नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसमें इनका उल्लेख है। दूसरी जो श्रेणी है सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की, इनको आप देखेंगे कि हमारे संविधान का जो चौथा पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी संविधान के नीति निर्देशक तत्व, उनमें इनका समावेश जो है भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। मानव अधिकारों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनने से पहले हमारे यहाँ पे मानव अधिकारों के बारे में कुछ था ही नहीं। आप देखेंगे कि मानव अधिकार हमारी संस्कृति के अंदर रचे और बसे हैं। हम यदि पुरातन दृष्टि की तरफ यदि अपना दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व तक सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण जो हम सभी लोगों का था वो धर्म के अधीन था। व्यक्ति हो, समाज हो और राज्य हो, इनके कर्तव्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से निर्धारण था और इसलिए मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही नहीं था। प्रश्न ये उठा कि फिर ये मानव अधिकार जो हैं वो फिर हमारे यहाँ पे इनका उल्लंघन क्यों और कैसे होने लगा। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि कालांतर में जब कर्तव्यों का उल्लंघन हुआ तो ये अधिकारों के हनन का कारक बना। भारतीय परिदृश्य में आप देखेंगे कि पुराने समय में, प्राचीन समय में राम का और बाली का युद्ध हुआ और आप देखेंगे कि बाली के संहार के बाद में अंगद को राज्याभिषेक किया गया, उसको सम्मान दिया गया। ऐसे ही रावण वध के पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। ये नहीं कि भगवान राम ने इनको हराने के बाद में उनके राज पे कब्जा कर लिया हो या संपत्ति पे कब्जा कर लिया हो, ये हमारी संस्कृति में नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और जो चाहे अंगद हो चाहे विभीषण हो, उनका उन्होंने सम्मान भी किया। हम यदि राजा के द्वारा यदि राजकीय श्रम की बात करते हैं तो राजा जनक जो है वो स्वयं खेती करते थे। एक अन्य उदाहरण बड़ा दिलचस्प है कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और वाटिका को उजाड़ा तो रावण ने उनको बंदी बनाने के पश्चात पूछा कि आपने फल क्यों खाए, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फल खाए, लेकिन आपने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं वानर जाति का हूं और ये वानर जाति का एक जो है ये स्वभाव है, तो स्वभाव के कारण मैंने उसको उजाड़ा। लेकिन आप यदि इसको थोड़ा गंभीर दृष्टि से इसके ऊपर यदि आप इसका अवलोकन करते हैं, विचार करते हैं, तो रावण ने एक तरह से ये आशय था उनका कि आपने एक तरह से फलों की चोरी करके खाया है उस तरीके से। तो हनुमान जी का ये कहना था कि मैं भूखा था। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भूखा व्यक्ति यदि किसी चीज को खाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा, अथवा जो व्यक्ति किसी दूसरे की धर्मपत्नी का बलात् अपहरण करके लेकर के आया हो वो ऐसा अपराधी दूसरे से ये पूछ रहा हो कि तुमने फल क्यों खाए। तो ये अपने आप में एक मानव अधिकारों का एक जो विशेष जो हमारी संस्कृति के अंदर रहा, ये उसको दर्शाता है। अब हमारे जो मोटो, हमारे जो आदर्श हैं वो आप देखेंगे जिनके ऊपर हमारी जीवन पद्धति आधारित है, वो चाहे वसुधैव कुटुंबकम, जहां हम पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे के सारे लोग सुखी रहें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोगों के अंदर भी यही लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर
एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अहिंसा परमो धर्म, ये सारे ह्यूमन राइट्स के मैसेजेज हैं और सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट से जो हम जो कहते हैं कि ये वेस्टर्न एक तरह से कल्चर है ह्यूमन राइट्स का जो आज पूरा प्रोपोगेट हो रहा है भारत के अंदर, ये कोई पश्चिम की देन है, ऐसा नहीं है। हम मानव अधिकारों की दृष्टि से बहुत संपन्न राष्ट्र जो है हजारों वर्षों से रहे हैं हम। तो पश्चिम से हमको ये संकल्पना नहीं मिली, ये संकल्पना हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, पर्वों, परंपराओं और जितने धर्म हमारे यहाँ पे हैं उनमें सब में ये अंतर्निहित हैं। भारत की संस्कृति चाहे ऋग्वेद से लेके हम मनुस्मृति की बात करें, अशोका तक हम आए तो हमारी जो डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, ये इस सुदृढ़ता को इंगित करती हैं। तो कितनी रिच हेरिटेज हमारे पास में रही है। आज ह्यूमन राइट्स की यदि हम बात करते हैं तो हम वैदिक काल में यदि हम अपने आप को दृष्टिपात करते हैं या हम देखते हैं उधर, तो हम देखते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों को भी ऋषि होने का अधिकार था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त के जो मंत्र की दृष्टा जो महिला थी वो ऋषिवाक, और ऋषिवाक कौन थी? ये महर्षि अंगभृणी की पुत्री थी। आज कानून बना है कि महिलाओं को जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पारिवारिक जो संपत्ति है, उसमें अधिकार है। हमारे यहाँ तो ये अधिकार बहुत पहले से प्राप्त था महिलाओं को। महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का विभाजन अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के मध्य किया। एक को उन्होंने पूरी अपनी जो धर्म शिक्षा, जितना उनके पास में जो जमा पूंजी थी उसमें धर्म विद्या से संबंधित वो सारी की सारी उन्होंने अपनी एक पत्नी को दी। दूसरी पत्नी को उन्होंने जो उतनी चल और अचल संपत्ति थी वो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को दी। तो जो लॉ ऑफ सक्सेशन की आज हम बात करते हैं, उत्तराधिकार की बात करते हैं, ये तो सदियों से हमारी संस्कृति में महिलाओं का ऑलरेडी इसके अंदर एक एम्पावरमेंट था उसके अंदर। तो ये कोई नई संकल्पना नहीं है भारतीय दृष्टिकोण से। महिलाओं के अधिकार आपको भी पता है कि जब महाभारत के काल में जब पांडव जो हैं वो द्युत क्रीड़ा में हार गए थे और हारने के पश्चात द्रौपदी का चीरहरण जिस तरीके से हुआ, एक महिला की जो मोडेस्टी जिस तरह से उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया, तो द्रौपदी ने भरी सभा के अंदर अपने इन राइट्स के वायलेशन की जो है वो बात उन्होंने करी थी। तो यानी एक तरह से उनको अपनी बात पूरी उठाने का वहां पे अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। तो और हमारी संस्कृति में तो सीधा सा कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसीलिए ये बड़ी रिच कल्चर जो है वो हमारी मानव अधिकारों के संबंध के अंदर रही है। तो ह्यूमन राइट्स डे, अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद में यूएन के जो भिन्न भिन्न जो हैं वो कोवेनेंट्स और अलग अलग दस्तावेज जो है वो आए। महत्वपूर्ण जितने भी जो कन्वेंशंस हैं, कोवेनेंट्स हैं, उनको भारत की सरकार ने रेटिफाई किया, साइन किया और हमारे कानूनों का उन्होंने उनको हिस्सा बनाया। इसी कालांतर में 1993 में भारत की संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित किया और इस अधिनियम की धारा 2D जो है वो ह्यूमन राइट्स की को परिभाषित करती है। और ये परिभाषा जो है वो अपने आप में बड़ी विलक्षण परिभाषा है। एक एक शब्द जो है इसका वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि आप इस परिभाषा को आत्मसात करें, इसको समझने की कोशिश करें। भारत के संविधान से ये किस तरह कितने सुंदर तरीके से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उनसे किस तरह ये परिभाषा जुड़ी हुई है और भारत के न्यायालयों की क्या भूमिका इनके अंदर है। ये बहुत ही एक तरह से सुंदर जो है ये एक आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर एक अपने आप में एक मैट्रिक्स है और जिस पे आप सभी को जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा अनुरोध है। अब आप देखिए ये
शुरू कैसे होती है? द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहां किसी भी देश के नागरिक की बात नहीं हो रही है, भारत के नागरिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या कोई बाहर से आया हुआ टूरिस्ट हो, वो फॉरेनर हो, विदेशी हो, कोई भी हो, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति हो, उसके राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? 4 राइट्स हैं। 4 कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू डिग्निटी। ये 4 राइट्स हैं। अब राइट्स की बात करने के बाद में फिर जो अगला शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इन 4 राइट्स की गारंटी कौन लेता है? भारत का संविधान लेता है। और एम्बोडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, जो हम इंटरनेशनल कोवेनेंट्स की, यूएन की जो हम बात कर रहे थे, यूडीएचआर के बाद की जब हम बात कर रहे थे, या ये वहां पे समाहित हों। और देखिए अंत में क्या कहते हैं, एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, की राइट्स हैं, संविधान गारंटी भी लेता है, लेकिन इनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इनको कोर्ट्स के द्वारा लागू करवा सकते हैं। अब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो संविधान में कहां है? वो संविधान का जो 3रा हिस्सा है उसका 21वां आर्टिकल है, 21वां अनुच्छेद है, वहां पे राइट टू लाइफ और लिबर्टी है। अब ये 21वां अनुच्छेद संविधान का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये अकेला अनुच्छेद ऐसा है जो नेगेटिव नोशन से शुरू होता है, नकारात्मक उससे शुरू होता है। और उसके पीछे कारण यह है कि एक तरह से चेतावनी उसके साथ में शुरू हो जाती है। तो पहला शब्द जो है आर्टिकल 21 का, अनुच्छेद 21 का, वो देखिए आप, बहुत सुंदर आर्टिकल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके और इस आर्टिकल को इन्होंने गढ़ा है इसको। और ये आर्टिकल कहता है, नो पर्सन, पहला शब्द है नो, जो नेगेटिव नोशन की मैं बात कर रहा था, यानी नो के साथ में या वार्निंग अटैच्ड है। दूसरा शब्द है पर्सन, या सिटीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो हर किसी को है, चाहे वो इस देश का नागरिक हो या नहीं हो। तो नो पर्सन शैल बी का मतलब हो गया एन एलिमेंट ऑफ डेफिनेटिवनेस, यानी आप इससे दाएं बाएं डगमगा नहीं सकते। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, आप छीन नहीं सकते, वंचित नहीं कर सकते किस चीज से? फिर सुनिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आप किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार से, लिबर्टी से आप उसको छीन नहीं सकते, वंचित नहीं कर सकते, सिवाय किसके? अब आगे क्या कहता है आर्टिकल, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो आप यदि किसी को वंचित करते हैं तो वो जो प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। तो उसमें पूरा कानून का राज आ गया, रूल ऑफ लॉ आ गया उसके अंदर। आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से उसको वंचित कर सकते हैं, आप किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप किसी को उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर होना चाहिए एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये इस हिसाब से इतना महत्वपूर्ण जो है ये लाइफ और लिबर्टी का हमारे संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 के अंदर यदि हम आगे जाते हैं तो हम पाते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप देखिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं, इनका जो प्रवृत्ति और प्रकृति है वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो हमारे पास में सीधा उसका उपचार है
कि हम सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत, जो अनुच्छेद 32 है, हम उसके तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में रिट जुरिस्डिक्शन के द्वारा जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर जो अनुच्छेद 226 और 227 हैं, उनके तहत हम सीधे जा सकते हैं हमारे यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यदि होता है। अब अगला जो राइट है, हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, और आप देखते हैं कि संविधान के जो 14वां जो अनुच्छेद है उसमें इक्वलिटी की, समानता की बात जो है वो कही गई है। और डिग्निटी, मानवीय गरिमा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मानवीय गरिमा आप देखेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसका उल्लेख है, और संविधान की प्रस्तावना में यदि इसका उल्लेख है तो आप समझते हैं कि इसको कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा है, और उस आत्मा में जो है इस डिग्निटी का उल्लेख किया गया है। तो अपने आप में इस तरह ये चारों अधिकार जो हैं वो विलक्षण हैं। अब डिग्निटी का आर्टिकल 21 से भी संबंध है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अपने जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो निर्णय हैं, उनके अंदर कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब जो है वो एनिमल लाइफ नहीं है। इसका मतलब है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि जीने का अधिकार जो है वो गरिमामय जीने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, पशुवत जीने का अधिकार जो है वो नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण जो है वो स्थान हमारे भारतीय संविधान के अंदर इन ह्यूमन राइट्स के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चार जो मूलभूत जो इसके जो अधिकार हैं, लाइफ हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, डिग्निटी हो, इनको भारत के संविधान में दिया हुआ है। इनका उल्लंघन होने के ऊपर जो है सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट के द्वारा जा सकते हैं। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात ये है कि हम जब बात कर रहे थे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इस चीज को बताते हैं कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य को अपना शासन चलाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक गवर्निंग के लिए ये प्रिंसिपल्स हैं कि इस तरह से एक कल्याणकारी राज्य में शासन इस तरीके से चलना चाहिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, जिसके अंदर पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो विषय दिए गए हैं, इनका जो संबंध है वो हमारे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से नहीं है। इनका संबंध है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट से, जो हमारे सामाजिक अधिकार हैं, सांस्कृतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं। इनका समावेश संविधान के चौथे हिस्से में किया गया है। अब क्या है कि इनका जो उल्लंघन है, इसको होने पे आप कोर्ट से इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो इसका माने फिर तो हम क्या करें? हम तो फिर बेबस हो गए, अपंग हो गए एक तरह से। हम यदि ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस की यदि बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स हम आर्किटेक्चर की यदि बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में और अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के द्वारा कई सारे जो विषय हैं जो संविधान के चौथे हिस्से में हैं, उनको बाय वे ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उनको एनफोर्सिएबल बनाया, और उनको एनफोर्सिएबल बना करके और संविधान का जो 21वां अनुच्छेद है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाले में, उसके अम्ब्रेला के नीचे, उसके छाते के नीचे ला करके और उसमें खड़ा कर दिया। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कितना बड़ा योगदान इस देश में मानव अधिकारों के क्षेत्र में रहा है।
अभी इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।